हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं आपके लिए फ़िज़िक्स से प्यार कराने वाला एक ऐसा चैनल जिसका नाम है स्फेरिकल फ़िज़िक्स। जी हाँ, जिसका नाम है स्फेरिकल फ़िज़िक्स। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि आखिरकार में ऐसा क्या है इस चैनल के अंदर जो कि इस चैनल को दूसरे चैनल से अलग बनाता है। ठीक है, देन व्हाट इज़ स्फेरिकल फ़िज़िक्स। स्फेरिकल फ़िज़िक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है, या यूँ कहे कि आपके लिए एक ऐसा चैनल होने वाला है जिसके ऊपर देखकर आप आपका 12th क्लास का 11th क्लास का कंप्लीट सिलेबस इस साल के अंदर आपको एज अ क्लासरूम, मतलब जिस तरीके से आपको क्लासरूम के अंदर एक घंटे 1.5 घंटे की क्लास लेकर आपको समझाया जाता है कि एक टॉपिक अच्छे से फील कराया जाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको समझाया जाएगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं बोर्ड के अंदर। ठीक है, वाई दिस इज़ डिफ़र। फर्स्ट ऑफ ऑल कि 2018-17 के आसपास में हिंदी मीडियम के अंदर कंप्लीट सिलेबस कहीं पर भी नहीं था। यूँ कहें कि आज से 1 साल पहले भी कंप्लीट सिलेबस हिंदी के अंदर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट एवर एक पूरी सीरीज़ आएगी जो कि चैप्टर वाइज होगी, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसके अंदर डेरिवेशंस होंगे। एंड हिंदी मीडियम के अंदर भी, इंग्लिश मीडियम में भी वीडियोस होंगी, हिंदी मीडियम में भी होगी, लेकिन दोनों अलग अलग चलेंगे। एक ही टॉपिक हिंदी मीडियम में भी होगा और इंग्लिश मीडियम में भी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, स्टेट बोर्ड से हैं और आरबीएससी, स्पेशली आरबीएससी का सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। और आरबीएससी के सिलेबस ऑफ कोर्स आप आज बहुत ज़्यादा मेजोरिटी के अंदर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हो, तो हिंदी मीडियम में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कंप्लीट सिलेबस, नोट्स, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, सारी चीज़ें एक अलग अंदाज के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आता है कि हमारे चैप्टर, हमारे जो खासियत है, क्यों ये चैनल दूसरे चैनल से अलग होने वाला है। इस चैनल के अंदर आपको जो भी सिलेबस होगा वो 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपके पास में आएंगे ओवरव्यू लेक्चर। जी हाँ, सबसे पहले आपके पास में आएंगे ओवरव्यू लेक्चर। एंड ओवरव्यू के अंदर आपको फिज़िक्स से प्यार होने वाला है। जी हाँ, ये हर्ट का सिंबल ऐसे ही नहीं बनाया है, यहाँ पर 100% आपको लव फॉर फिज़िक्स मिलेगा। यस, आपको मिलने वाला है लव फॉर फिज़िक्स। एक ऐसी स्टोरीज़ के साथ में हम आगे बढ़ते जाएंगे, स्टोरीज़ होंगी हमारे पास में, हम आगे चलेंगे और आगे चलते चलते आपको टॉपिक्स फील होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना, डेरिवेशंस करना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप डायरेक्टली सूत्र को लगाओ। पहली चीज़, आप फॉर्मूला है, आपको याद है और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो। उससे पहले कि अगर आप उसको एक अच्छे से उसका आप डायग्राम बनाते हो कि हाँ ये यहाँ, तो वो आपको जी मेंस और एडवांस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, फिर ये चीज़ जो होने वाली है ओवरव्यू, ये दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जी मेंस एंड एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और साथ में जो कि 12th बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये ओवरव्यू लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको फील कराने वाला हूँ चीज़ें, आई होप आपने आज से पहले नहीं की होगी। उसके बाद में सेकंड जो राउंड होने वाला है वो थोड़ा सा डेप्थ के अंदर हम घुसेंगे। डेप्थ के अंदर हम जब घुसेंगे तो उसके अंदर हम डेरिवेशंस करेंगे और छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं। बोर्ड वालों के लिए डेप्थ में जाना इम्पॉर्टेंट है, ओवरव्यू भी आपको देखना होगा और आपको डेप्थ के अंदर भी उतरना होगा। डेप्थ के अंदर हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन के बाद में हम थोड़ा सा और अंदर की तरफ जाकर हम देखेंगे कि भाई उसके अंदर न्यूमेरिकल्स किस तरीके के बनते हैं। उसके बाद में ये चीज़ें बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए, ये शुरू के 2। फाइनली हम करने वाले हैं फिर कुछ न्यूमेरिकल्स, फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल की कैसी अप्रोच निकालेंगे। बोर्ड वाले अगर ये तीसरा पार्ट देखते हैं तो आपको ये वाले जो न्यूमेरिकल है वो ऐसे चुटकियों में कर लोगे आप। बोर्ड के अंदर आपको बहुत कम न्यूमेरिकल, लगभग आपको 25% के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एंड 20% के आसपास जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत इजी आते हैं, लेकिन अगर आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो आपके लिए वो भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप न्यूमेरिकल्स करें जी मेंस एंड एडवांस लेवल के। अगर आप मेंस तक लेवल के भी कर लेते हो तो भी आप बहुत ही ईजीली आप बोर्ड के अंदर आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लोगे। उसके बाद में
क्या यही है, हाँ यही है हमारे स्फेरिकल फिजिक्स की खासियत कि हम चैप्टर्स को इस तरीके से आपके सामने परोसेंगे कि जब आप डेरिवेशंस को भी करोगे तो आपको एक एक डेरिवेशन रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। डेरिवेशंस को मिक्स करके एक अलग वे में आप चलते चलो, आगे देखिए आपके साथ आप देखते जाना कि आप खुद को फील होगा कि हाँ सही में इस बार पहली बार लव फॉर फिजिक्स आ रहा है। उसके बाद में ये चैप्टर आज का जो ओवरव्यू होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी? जब कोई आवेश नाम नया है, शांति रखो, समझा देंगे सब। आवेश क्या होता है? आवेश मान लो कोई आवेश एक चीज़ होती है ना, अभी के लिए मान लो आवेश एक चीज़ होती है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मान लो कि ये मार्कर एक आवेश है, ये मार्कर एक आवेश है, ठीक है। तो ये मार्कर जब यहाँ पर रखा है, ये एक जगह ये है ना, देखो ये नीचे गिर गया वैसे, कि जब ये मार्कर का ये कैप जो है ये यहाँ पर स्थित है तो ये क्या बन जाएगी आपकी स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्थित होना, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्थिर वैद्युतिकी। हिंदी में इसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो जब ये चीज़ स्थिर होती है तो इसके द्वारा इसके गुण, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? वो सारी स्टडीज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। वो सारी स्टडीज़ हम किसके अंदर करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। आज के लेक्चर में नहीं, मैंने जिस तरीके से मैंने इस सिलेबस को तोड़ा है तो वहाँ पर मैं आपको कराऊंगा सबसे पहले चैप्टर 1 एंड थोड़ा बहुत चैप्टर 3, जिसके अंदर हम करेंगे ऊर्जा करेंगे और विभव करेंगे, ठीक है। चैप्टर 1 भी होने वाला है और साथ में चैप्टर 3 भी होगा। उसके बाद में हम आगे चलेंगे, तब हम कैपेसिटर करेंगे और गाउस का नियम करेंगे। फिर उसके बाद में देखो कि ये ओवरव्यू है, ओवरव्यू का पहला लेक्चर है। हफ्ते के अंदर 6 दिन आपके लिए वीडियोस आएगी, ये मेरा वादा है। हफ्ते के अंदर 6 डेज़ आपके लिए वीडियोस आएगी। संडे को आपके लिए कुछ स्पेशल होगा, ऐसा जो कि बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वो ऐसा कुछ स्पेशल डालेंगे, सोचेंगे क्या करना है। 6 डेज़, तो ये जो 6 दिन हैं इसमें से 2 दिन मान के चलो कि आपको ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है। 2 दिन हफ्ते में 2 दिन आपको ओवरव्यूज़ मिलेंगे। ओवरव्यू के अंदर स्टोरीज होती है, ये मैं आपको अभी से बता दूं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 2 दिन आपको मिलेंगे स्टोरीज़, ओवरव्यू के बाद में 3-4 दिन तक हम क्या करने वाले हैं? हम डेरिवेशंस करेंगे। डेरिवेशन न्यूमेरिकल दोनों साथ साथ में करते जाएंगे। याद रखना कि ये और ये पार्ट कंबाइन रहने वाला है, साथ साथ में ही होगा। डेरिवेशन भी हो जाएगा और फिर अलग से एक पार्ट डिवाइड कर देंगे। शुरू का पार्ट में डेरिवेशन कर लिया, फिर न्यूमेरिकल्स कर लिए, ठीक है। इजी न्यूमेरिकल हम डेरिवेशन के साथ में करेंगे और फिर स्पेशली अलग से जिनको मेहनत चाहिए वो न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे, जो कि जीमेंस एंड एडवांस लेवल के होने वाले हैं। उसके बाद में क्या व्हाट विल वी डू? इस चैनल पे अगर आप आए हो और आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक पेन लेना है, आपको एक कॉपी लेनी है। ओवरव्यू के अंदर जो भी चीज़ें मैं आपको कहूँ लिखनी है वो आप लिखते जाओ। डेप्थ के अंदर जब हम उतरेंगे उसके बाद में आपको डेरिवेशंस तो लिखने ही होंगे, क्योंकि बोर्ड आपको सीधा पूछता है कि ये इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। तो बोर्ड आपको सीधा पूछेगा एंड व्हाट विल वी डू? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ देखते जाना है और नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। नोट्स बनाते जाओ और फिर उसके बाद में मैं आपको स्पेशली अलग से डाउट सेशंस होंगे। आप कमेंट के अंदर खुले, आपको कोई शंका मत रखो। ऐसा नहीं होने वाला कि आप बस कमेंट में लिखते हो, वो एक लाइक बन के रह जाता है कि हाँ टीचर ने लाइक कर दिया और उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा। आप क्वेश्चंस पूछो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। हो सकता है उस टाइम ना दें, लेकिन जिस भी तरीके से रूटीन बनेगा डाउट सेशंस के अंदर, तो फिर आपको मैं आपके उन सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा, ठीक है। उसके लिए हम स्पेशली एक नई तकनीक ढूंढेंगे कि कैसे आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें बैठे, ठीक है। अभी जो भी हम बता रहे हैं आप उसका पर्टिकुलर पार्ट को बता सकते हो कि ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, हम उसके अंदर एक नया तरीका ढूंढेंगे कि हाँ ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो किसी और तरीके से समझाएंगे। उसके बाद में कैन आई गेट 80% इफ़ आई एम अ एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। सबके मन का सबसे बड़ा सवाल कि भैया मेरे तो 11th
वीक रह गई है। मेरे तो 10th में भी अच्छे परसेंटेज नहीं थे, मैंने मैथ ले रखी है फिर भी, लेकिन क्या मैं फ़िज़िक्स के अंदर एक मतलब ऐसा स्कोर कर सकता हूँ जो कि मेरे लिए रेस्पेक्टेड हो। 80% तो मैंने बहुत कम बताया भैया। अगर आप 85, क्योंकि आपके 44 तो वो हो गया, 44 नंबर तो आपके वहाँ से आ जाते हैं, तो भी अगर आप चाहते हैं कि आपको 80% मिले तो क्या भैया मैं ये पा सकता हूँ? मेरा आंसर है हाँ। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आप डेली आकर ओवरव्यू देखते हो, डेप्थ में भी उतरते हो और इनकी प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस के बाद में न्यूमेरिकल्स अटेंड कर लेते हो। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स को देख लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अलग अलग न्यूमेरिकल पेन घिसो ना। मैं जो न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ आप उनको सॉल्व करने की एक बार कोशिश कर लो। आप देख लो कि किस तरीके से मैं उस न्यूमेरिकल को अप्रोच कर रहा हूँ, कहाँ किस तरीके से मैं उसको पकड़ रहा हूँ कि मेरे को आंसर कैसे निकालना है। आप ये तरीका समझ लो। जब आप ये तरीका समझ लोगे तो आपको डेरिवेशन अपनी आप इजी लगने लगेंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि हमेशा पहली सीढ़ी बहुत कठिनाई से चढ़ी जाती है, दूसरी सीढ़ी थोड़ी कठिनाई और फिर तो सीढ़ियाँ छोटी छोटी हो जाती है। एक बार आपने ओवरव्यू देख लिया, ओवरव्यू के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगेगा। डेरिवेशंस आप करोगे, डर लगता है किसी को कि यार डेरिवेशंस हैं याद कैसे होंगे, डेरिवेशन में तो सब मर्जी से होता है ना, मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। डेरिवेशंस में वही करेंगे जो फिजिक्स हमें सिखाती है। हम वो सारी चीज़ें हम जो ओवरव्यू के अंदर करेंगे उन्हीं सब चीज़ों को हम लगाएंगे। ठीक है, देखते जाना, बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा मैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वी नीड सम मोर, क्या हमें और भी कुछ ज़रूरत है? देखो, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि आप बुक्स को हटा दो और खाली आप वीडियोज़ के सहारे रहो। नहीं, वीडियोस कंप्लीट नहीं है इसका मतलब आपके मन में आएगा कि शायद वीडियोस कंप्लीट नहीं है ना, वीडियो भी कंप्लीट है। तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बुक्स आर गॉड, बुक्स आर गॉड। सच्ची में अगर आप मेरे साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आप मेरे दिमाग से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, मैंने आपको सिखाया कि 2 + 2 4 किस तरीके से होते हैं। मैंने 2 डंडे खींच के दिखा दिया कि 1 1 1 1 इस तरीके से। ठीक है, मैं फिर आपके पास में क्वेश्चन आया कि 2 + 3 = 5, तो मैंने सिखा दिया कि भाई 2 + 2 तो आपको आता ही है, अब 1 और जोड़ दो उसके अंदर। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 2 + 3 खुद ही जनरेट कर लो कि 5 होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुक्स आपको सॉल्व करनी चाहिए, आपको घर पे बैठ के जब, लेकिन हाँ डायरेक्टली बुक्स देखना, काफ़ी लड़कों को फोबिया होता है कि डायरेक्टली वो बुक्स नहीं देख सकते। डायरेक्टली अगर वो बुक्स ओपन करते हैं तो इतने तो समझ में ही नहीं आता। उसके लिए ही तो मैंने ओवरव्यू बनाया है, ओवरव्यू अगर आप देखते हो तो आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी, आप समझने लग जाओगे। आपके अंदर एक अलग सी मतलब आप चीज़ों को फील करने लगोगे कि हाँ ठीक है, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। एक नेचुरल लाइफ के हम जो डेली लाइफ होती है, डेली रूटीन होती है, उसके एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं, जिससे कि आपको बहुत ही इजी तरीके से आप आगे चलते रहोगे। बड़े प्यार से हम आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं। अब क्या है आज का मतलब कि अब क्या है आज के लेक्चर के अंदर क्या होने वाला है? आज के लेक्चर के अंदर मैं एक स्टोरी से ही शुरुआत करूंगा, लेकिन हम क्या पढ़ने क्या वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आवेश पढ़ने वाले हैं। हम आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम करने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अंदर भी हम 3 उसका मैंने वेरीज कर रखा है आज के लिए, जिसके अंदर हम दूरी, परमिटिविटी करेंगे, मीडियम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं परावैद्युतांक, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, परावैद्युतांक के बाद में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के बाद में हम करेंगे विद्युत क्षेत्र की रेखा, और विद्युत क्षेत्र की रेखा करने के बाद में हम आ जाएंगे विद्युत द्विध्रुव के ऊपर। ये सारे नाम आपने अभी तक नहीं सुने, लेकिन बिलीव मी, मेरे ऊपर भरोसा करो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक दिन के अंदर आप चैप्टर को 25% तक खा जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 25% तक समझोगे, आप उस चैप्टर को खा जाओगे, पूरा अंदर उतार लोगे आप अपने अंदर। ठीक है, तो मेरे को एक चांस दो यार, आगे चल रहे हैं हम, भरोसा रखो। एक बार बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा देखो और उसके बाद में आप क्वेश्चन लगाओ। जो बोर्ड में 5 साल के अंदर जो क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन लगाओ आप। अगर वो क्वेश्चन नहीं लगते, मैं कह रहा हूँ छोड़ देना। कमेंट्स के अंदर गंदा लिखो कि सर नहीं हो रहे मेरे से क्वेश्चन, नहीं हो रहे और फिर छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ कि छोड़ देना, लेकिन एक बार आप आओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा आप अटेंड करो। नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट्स में लिखो कि भैया यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, आप दूसरा तरीका अपनाओ। मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा, दूसरा तरीका अपना के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, मैं फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, तो भरोसा रखो यार। हाँ ठीक है, भरोसा रखो, आगे चलो, हम करेंगे, हम पूरा करेंगे।
ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि हम साल कंप्लीट होने से पहले जनवरी के आसपास तक हम पूरा कर लेंगे। और मैं आपको पता है मैं आपको क्या करने वाला हूँ, जो आप 11th के अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक छोड़ के आए हो ना, जो कि आपके काम के ही नहीं थे, मतलब आपने पढ़े हैं, काम के बहुत हैं, लेकिन आपने पढ़े ही नहीं क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ पर सब समझ में आएगा, यहाँ पर सब समझ में आता है ना। यहाँ पर कुछ भी हो सब समझाएंगे, अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा ओवरव्यू। ओके, तो ओवरव्यू को शुरू करते हैं। और ओवरव्यू को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मीट दिस मैन, दिस इज़ चिंटू। मेरे को पर्सनली है ना कार्टून एनिमेशंस बहुत पसंद है, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा कनेक्ट करो यार, मज़ा आएगा, ठीक है। करते हैं। ये कौन है? ये चिंटू है। अब हुआ क्या, चिंटू एक दिन अपनी ज़िंदगी में, खुशहाल ज़िंदगी में चिंटू चल रहा था। चलते चलते उसे क्या हुआ कि उसके पास में उसने अपने घर में क्या किए, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, मतलब कागज़ लिया, अखबार को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों में फाड़ के उसने रख दिया। अब जब फाड़ के उसने रख दिया तो माताजी को आया गुस्सा, ठीक है। माताजी गई और माताजी ने जाके चिंटू को लगा दिए चमाट, टम 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 टम, ठीक है। माताजी ने चिंटू को लगा दिए चमाट। अब माताजी ने चिंटू को लगा दिए चमाट, चिंटू को यह हुआ नहीं बर्दाश्त कि भाई मेरी गलती क्या है, मतलब मैं तो छोटा बच्चा तो कागज़ के फाड़ता है, शिनचैन हूँ मैं तो कागज़ को टुकड़ा करूँगा। फिर माताजी ने कहा कि जब तक मैं ना हूँ उससे पहले ये सारे कागज़ के टुकड़े साफ़ कर ले, ये सारे कागज़ के टुकड़े यहाँ से उठ जाने चाहिए, ठीक है। चिंटू के पास में वैक्यूम क्लीनर नहीं था, चिंटू के पास में झाड़ू भी नहीं थी, चिंटू के पास में वैक्यूम क्लीनर नहीं था, चिंटू के पास में झाड़ू भी नहीं थी। चिंटू को बस उसकी माँ ये बोल के गई, चिंटू को बस उसकी माँ एक चीज़ बोल के कही कि बेटा एक प्लास्टिक का स्केल लेना, उसको अपने सिर में घिसना। देखो इसके 4 बाल है ना जिसके 4 बाल होते हैं उसका काम ही यही है। उसने बोला कि बेटा एक प्लास्टिक का स्केल लेके उसको अपने सिर में घिसना, और उसके बाद में क्या करना, कागज़ के टुकड़ों के पास में लेके जाना, तो सारे कागज़ के टुकड़े बेटा उठ जाएंगे, सारे कागज़ के टुकड़े स्केल की तरफ चिपक जाएंगे, और फिर तो उसे बाहर ले जाकर कागज़ के टुकड़ों को झाड़ देना। चिंटू की माँ उसे तरीका बता के गई। चिंटू ने सोचा कि अगर ये ऐसा ही होता है तो मैं सिर पे घिसने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ऐसे ही उठा लूँगा। चिंटू ने बहुत करा, ऐसे चिपका दिया बिल्कुल, और फिर उठाया, लेकिन नहीं, कागज़ के टुकड़े नहीं उठे। फिर क्या किया, फिर बोला कि चलो मम्मी बड़ी है तो मम्मी के अंदर थोड़ा तो दिमाग होगा ही। इसने अपना ईगो सेटिस्फाइड था पहले, फिर इसने अपना ईगो को सेटिस्फाइड करके इसने क्या किया, इसने स्केल ली अपने हाथ में, और हाथ में स्केल लेने के बाद में इसने अपने 4 लहराते हुए सुंदर बालों के अंदर स्केल को घिसा। और जब इसने बालों में स्केल को घिसा, उसके बाद में यहाँ पर पड़े थे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, मान लो कि इसने हाथ में ले लिया ना, टेस्ट कर रहा है, तो इसने जैसे ही छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को हाथ में लिया और जब ये पास में लेके गया, तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि कागज़ के टुकड़े स्केल की तरफ उठ गए। अब पहला क्वेश्चन तो यहीं पर ही आ जाता है। चिंटू को माँ ने तो बोल दिया कि ये सब होता है, लेकिन अब चिंटू के दिमाग में ये बात नहीं पच रही कि भाई खाली स्केल को मैं लेके जा रहा हूँ तो वो नहीं उठ रही, और मैं स्केल को सिर पे घिसने के बाद में लेके जा रहा हूँ तो वो उठ रही है। तो इसका पहला क्वेश्चन तो क्या बन गया, इसका जो पहला क्वेश्चन बन गया कि स्केल को जब मैं यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ तो कागज़ के टुकड़े क्यों उठे। पहला क्वेश्चन कि कागज़ के टुकड़े क्यों उठे, ठीक। दूसरी चीज़, इसने क्या देखा कि जब ये ज़्यादा घिसाई करता है सिर के ऊपर, जब ये ज़्यादा घिसाई करता है, तब कागज़ के टुकड़े थोड़ा दूर तक, मतलब ये अब आप समझना थोड़ा, ये कागज़ के टुकड़े हैं, ये फर्श है, फर्श के ऊपर ये कागज़ के टुकड़े रखे हैं, ठीक है। जब ये कागज़ के टुकड़ों पर ज़्यादा घिसाई करता, मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जब ये स्केल को सिर पे ज़्यादा घिसता है, जब ज़्यादा घिसाई करता है, तब तो ये इतने दूरी से भी कागज़ उठ जाते हैं, और जब ये कम घिसता है तो इसको थोड़ा पास में लेकर जाना पड़ता है, और जब ये कम घिसता है तो इसको थोड़ा पास में लेकर जाना पड़ता है। तो दूसरी चीज़ इसको क्या मिली कि यार घिसाई तो मैंने कर ली, ठीक है, यानी मैं जब ज़्यादा घिसता हूँ तब यहाँ पर
दोनों के बीच में आकर्षण कम होता है ना, इसको आकर्षण बोलते हैं। जब एक चीज़ दूसरे को अपनी तरफ खींचती है तो उसको आकर्षण कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्व आकर्षण यानी गुरुत्व का आकर्षण। वैसे ही यहाँ पर जो हो रहा है कि जब मैं यार ज़्यादा घिसाई करता हूँ तब तो मेरे पास में, तब तो कागज़ का, तब तो मतलब दूरी कम, ज़्यादा दूरी पे भी आकर्षण होता है, और नहीं तो फिर वहाँ पर प्रभाव ही नहीं होता उसका। तो दूसरी चीज़ कि इसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव है वो इसको नहीं समझ में आ रहा था। ये भी नहीं समझ में आया कि मेरे ये प्रभाव क्यों बढ़ रहा है, ये प्रभाव क्यों घट रहा है, ठीक, ये प्रभाव है ना, ये प्रभाव भी नहीं समझ में आया। अभी मैं छोटे ही लिख रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम जब करेंगे तब बड़े लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्रभाव हो गया। अब देखना, एक चीज़ जो इसे और उलझा रही थी वो ये थी कि भाई कागज़ के टुकड़े हैं, दूरी का तो आपको समझ में आ गया ना कि दूरी मतलब कि जब पहले ज़्यादा दूर था, है ना, तो कागज़ के टुकड़े नहीं उठ रहे थे, जब पास में लेकर आया तो टुकड़े उठे। तो एक पॉइंट तो इसका बना कि घिसाई, एक पॉइंट तो इसका बना घिसाई। अब देखना एक और चीज़ कि काफ़ी बार क्या होता था कि कुछ टुकड़े तो छोटे थे, कुछ टुकड़े तो छोटे थे, कुछ टुकड़े कागज़ के बड़े थे। तो जो कागज़ के छोटे टुकड़े थे वो तो थोड़ा दूर से भी उठ रहे थे, वो इतनी दूरी से भी उठ रहे थे, लेकिन जो कागज़ के बड़े टुकड़े थे वो दूर से नहीं उठ रहे थे, उनको पास में से उठाना पड़ा, उनको पास में से उठाना पड़ा। तो भाई ये इतनी इतनी दूरी क्यों, ये भी इसको नहीं समझ में आ रहा। तो प्रभाव में ही एक तो घिसाई इंपॉर्टेंट थी, जब ज़्यादा घिसेगा तो दूर से भी उठा लेगा, है ना। और दूसरी चीज़ कि आकार, दूसरी चीज़ क्या थी, आकार, यानी कि आकार। आया क्या समझ में? मैंने अभी तक जो जो बोला वो चीज़ें चिंटू को परेशान कर रही थी, आपको भी करनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको इस एग्जाम्पल में कोई चीज़ परेशान कर रही है तो वो कमेंट में लिखो यार, कमेंट में लिख के बताओ कि क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है। अच्छा, चिंटू बन गया CID SCP प्रद्युमन, चिंटू बन गया SCP प्रद्युमन, चिंटू अब SCP प्रद्युमन बन चुका है। चिंटू SCP प्रद्युमन बनकर गया इस खेल को लेके कि क्या हो रहा है, छत्रपति शिवाजी का नाम लिया और वो घुस गया लेबोरेटरी के अंदर। चिंटू बन गया CID, लेबोरेटरी के अंदर घुसा, दया को बुलाया कि दया दरवाजा तोड़ो, दया ने तोड़ा दरवाजा, चिंटू घुस गया लैब के अंदर। लैब के अंदर घुसा, अब ये अपने टीचर्स को कुछ पूछ रहा है, अपने लेबोरेटरी में अब ये कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि भाई ऐसा हो क्या रहा है मेरे साथ में, ये सब, ये जो भी घटना हुई ये क्यों हुई। मैं आता हूँ कि चिंटू को क्या क्या रिजल्ट मिले। चिंटू ने कर लिया रिसर्च, अब चिंटू को क्या क्या रिजल्ट मिले। चिंटू को जो पहला रिजल्ट मिला, जो पहला कंसेप्ट चिंटू को मिला, तो पहला कंसेप्ट चिंटू का क्या था, चिंटू का पहला कंसेप्ट था कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आवेश नाम की कोई चीज़ थी, यहाँ पर आवेश नाम की कोई चीज़ थी जो जिसकी वजह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में आकर्षण हुआ। ठीक है, पहली चीज़ क्या थी कि यहाँ पर आवेशों ने कर ली है एंट्री। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज, हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश एक गुण है किसी पदार्थ का। आवेश क्या है, किसी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ का गुण। अच्छा कैसे, जैसे कि मैं हूँ, मेरे को अगर कोई आके ऐसे बिना बात का चाटा बजा जाए तो मेरे को आ जाएगा गुस्सा, तो मेरे अंदर एक तरीके से आवेश, कहते हैं ना कि वो भाई एक्साइटेड है, वो मतलब एनर्जेटिक है, कहते हैं ना एनर्जेटिक होना, यानी एनर्जी, यानी कि आवेशित होना। हिंदी में सुना होगा, इसका मतलब यही होता है कि वो आवेशित है ना, कि वो मेरे को गुस्सा आया हुआ है। क्यों आया हुआ है, क्योंकि मेरे को किसी ने चाटा मारा। अब कोई मेरे को आकर चॉकलेट दे के जाए, ठीक है, मेरे को आके चॉकलेट दे के जाए, मेरे को गुलाब दे के जाए, तो मैं खुश हो जाऊँगा कि अरे वाह, मेरे को तो चॉकलेट भी मिल गई, गुलाब भी मिल गया, तो मैं कैसा हो गया, खुशी। तो वो भी तो एक तरीके का मेरा आवेश है, यानी कि वो मेरी क्या हो गई, मेरी प्रॉपर्टी हुई, यानी मेरा गुण हो गया, मेरा गुण हो गया। ठीक है, अब चिंटू के, अब सोचो ना यार, यही तो चिंटू है। चिंटू को अगर कोई आके चॉकलेट देकर चले जाए, चिंटू को आके कोई गुलाब देकर चले जाए, तो चिंटू तो खुश हो जाएगा कि ओहो हो जमाना हसीन बन गया। ठीक है, जमाना हसीन बन गया, आवेश। तो यानी कि पहली चीज, आवेश क्या होती है, आवेश एक गुण है। आवेश क्या है, आवेश एक गुण है। कैसा गुण है, ये एक भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, ये सब छोड़ो, ये आवेश किसी पदार्थ का गुण है। ठीक है, आवेश किसी पदार्थ का गुण है, आवेश किसी पदार्थ का गुण है। अब देखना, आवेश
कितने प्रकार के होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश होते हैं 2 प्रकार के, है ना। अपने रियल लाइफ के अंदर तो बहुत सारे आवेश होते हैं, है ना। गुस्सा, प्यार, नफरत, गुस्सा, प्यार, नफरत, दुखी होना, ठीक है, मन ही मन जलना, ईर्ष्या होना, उसके बाद में किसी से बदला लेने की भावना, इतने सारे गुण हैं। लेकिन यहाँ पर आवेश होते हैं सिर्फ 2 प्रकार के। आवेश को कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धनावेशित, नहीं, एक होता है धन आवेश, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? धनावेश। एक होता है ऋण आवेश, जिसको हम क्या कहते हैं? ऋणावेश। ये हो गया आपका पॉजिटिव एंड ये हो गया आपका नेगेटिव। इतने तो मैं इंग्लिश बोल ही सकता हूँ ना यार, इतनी तो छूट दो हिंदी मीडियम में। ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज आपको पता है चार्ज कैसे होता है? चार्ज, है ना, जब हम कहते हैं ना कि मैं फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, मैं पावर बैंक को चार्ज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पावर बैंक को चार्ज कर रहा हूँ। टीवी चार्ज नहीं होती, लेकिन हाँ वो चलती करंट से ही है, बट फ़ोन को हम चार्ज करते हैं, है ना, तो फ़ोन चार्जिंग होती है। यानी कि हम फ़ोन को क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं। फ़ोन को नहीं, फ़ोन की बैटरी को हम क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं, यानी कि कुछ उसके अंदर भर रहे हैं। जैसे चिंटू की स्केल के अंदर कुछ भरा था ना, वैसे ही हम क्या करते हैं? फ़ोन की बैटरी के अंदर भी कुछ भर देते हैं। तो यानी कि हम क्या करते हैं? उसको चार्जिंग करते हैं। और वो चार्जिंग कहाँ से होती है? वो सप्लाई यहाँ से होती है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो मैं ये बता दूं कि जो सर्किट होते हैं, जो ये परिपथ होते हैं, परिपथ के अंदर क्या बहता है? धारा बहती है। धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैसे आवेशित होता है? हमने शुरू से अभी तक क्या लिखा है? E-, ऐसा ही तो लिखा है। ये सारी चीज़ें तो आपको याद ही है। तो हमने क्या लिखा? हम लिखते आए हैं E-, हम लिखते आए हैं E-। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूँ और उसके बाद में आप चीज़ों को थोड़ा सा समझना कि सोडियम क्या होता है। सोडियम, है ना, सोडियम है। मैं सोडियम का बना रहा हूँ डायग्राम। मैं क्या बना रहा हूँ? सोडियम का डायग्राम। सोडियम को मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये मेरा सोडियम, ठीक है। सोडियम का मैं बना रहा हूँ डायग्राम। तो ये बन गया मेरा सोडियम का केंद्र। ये क्या बन गया? मेरा सोडियम का केंद्र। अगर आपने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है 9th 10th के अंदर, 11th के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र के अंदर, है ना, प्रोटॉन भरे होते हैं। केंद्र के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन से अभी हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? प्रोटॉन से। केंद्र के अंदर भरे होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन कितने होते हैं? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। सोडियम 11 नंबर पे तो आता है ना, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जैसे लिथियम तीसरे नंबर पे आता है, कार्बन जैसे छठे नंबर पे आता है। तो इसी तरीके से सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11वें नंबर पर। तो 11 ही इसके अंदर 11 ही इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, ठीक है। तो लो मैं 11 प्रोटॉन बना रहा हूँ, छोटे छोटे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मैंने 11 प्रोटॉन बनाया। अगर नहीं गिने जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते जाओ। मैंने 11 प्रोटॉन बना दिए, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है? सेंटर। अब हमने क्या पढ़ा है कि सेंटर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, ई। ये इसकी बन गई पहली कक्षा, ठीक है। दूसरी कक्षा के अंदर कितने होते हैं? 8। दूसरी कक्षा के अंदर कितने होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 और 2 10। और अब एक और कक्षा जो बनती है इसकी, वो कौन सी कक्षा होती है? वो होती है इसकी 11वीं कक्षा, सॉरी, वो होती है इसकी तीसरी, और उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैंने कितने बना रखे हैं? ये मैंने बना रखे हैं 11 इलेक्ट्रॉन। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। आपने अभी मैं जो धनावेश और ऋणावेश का कंसेप्ट है वो आपको सीधा सीधा इतना सा बता दूं कि आपने केमिस्ट्री के अंदर Na पॉजिटिव देखा है, Cl नेगेटिव भी देखा है। इसका मतलब फिजिक्स में कैसे निकलता है वो मैं आपको बता दूं। Na पॉजिटिव, यानी कि इतना तो पता चल गया ना कि ये धनावेशित है। ये कौन से टाइप का हो जाएगा? Na पॉजिटिव तो हो जाएगा आपका धनावेशित, एंड Cl नेगेटिव आपका हो जाएगा ऋणावेशित टाइप का, है ना। ये तो हो गया आपका धनावेशित, ये हो गया आपका ऋणावेशित। मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया इसने, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। मैं कुछ लड़ाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की लड़ाई करवा रहा हूं। मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्या करवा रहा हूं? लड़ाई करा रहा हूं, ठीक है। ये याद रखना कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को मार देता है। क्यों मार देता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन नेगेटिव में कूलाम, है ना। कूलाम क्या है? आवेश को नापने की इकाई। कूलाम क्या होती है? आवेश को नापने की इकाई। और पॉजिटिव
होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ये किसकी इकाई होती है? ये होती है प्रोटॉन के मतलब कूलाम क्या होता है? कूलाम आवेश को नापने की इकाई है। ये आवेश है, इसको नापने की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है, आवेश को नापने की इकाई कूलाम होती है। और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन तो होता है ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन तो होता है ऋणावेशित और प्रोटॉन होता है धनावेशित, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि यार इसके अंदर मेरे पास 11 ही तो प्रोटॉन है और 11 ही मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अगर मेरे पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है यानी कि 11 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? एक प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19। इसको मैं क्या कर दूं? 11 से गुणा कर दूं, है ना। सिंपल मैथ है ना, 11 से मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास ये 11 प्रोटॉन का चार्ज आ गया। अब मैंने क्या करा? 11 से गुणा दिया और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इसके अंदर 11। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 1.6 इंटू 10 की घात -19 को मैंने 11 से ही गुणा कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों को जोड़ो। मैं क्या चाहता हूं कि आप इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है खाली डब्बा। आपको क्या मिलता है? खाली डब्बा। खाली डब्बा मिला, इसका मतलब क्या है कि आपके पास में वो चीज़ उदासीन है। आपके पास में वो चीज़ क्या है? उदासीन। आपके पास में वो चीज़ उदासीन है। समझ रहे हो? इससे आपको क्या समझ में आया? एक प्रॉपर्टी होती है आवेशों की कि अगर कोई डब्बा है, अगर कोई डब्बा है, उस डब्बे के अंदर आपने क्या करा? उस डब्बे के अंदर आपने आवेश रख रखे हैं। उस डब्बे के अंदर आपने आवेश रख रखे हैं। मैं आपको अभी तक बता चुका हूं कि आवेश को नापने की इकाई क्या होती है? कूलाम। आवेश को नापने की इकाई क्या होती है? कूलाम। इसको कैसे लिखते हैं? कैपिटल सी से। इसको किससे लिखते हैं? कैपिटल सी से, बड़ा वाला सी। ठीक है। उसके बाद में आवेश को डिनोट किससे करते हैं? आवेश को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से भी कर सकते हो एंड स्मॉल क्यू से भी कर सकते हो। आवेश को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल क्यू से भी कर सकते हो, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हो। इसको नापने की इकाई क्या होती है? क्यू। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में एक डब्बा है, डब्बे के अंदर मैंने कितने रख रखे हैं? 5 कूलाम, -3 कूलाम, 4 कूलाम और -2 कूलाम। ये मैंने आवेश डब्बे के अंदर रख रखे हैं। नहीं दिख रहा होगा, मैं वापस बड़ा बनाता हूँ। ये मैंने डब्बा बना रखा है। डब्बे के अंदर मैंने बनाया 5 कूलाम, -3 कूलाम, -2 कूलाम, -4 कूलाम, है ना। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने बना दिया डब्बा। डब्बे के अंदर मैंने रख रखे मैंने ये रख रखे इस तरीके के आवेश को, है ना। ये 5 कूलाम का, ये -3, -2, ये -4। अब मैं पूछ रहा हूँ कि डब्बा कैसा है? डब्बे की प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो डब्बे की प्रकृति देखना, ये डब्बा है ना, ये डब्बा चारों तरफ से बंद है, ऐसे टक 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 चारों तरफ से बंद है। अब डब्बे की प्रकृति को कैसे निकालोगे? 5 कूलाम, सीधी सीधी मैथ लगा दो। 5 -3 -2 -4 जोड़ो। 4 5 6 7 8 9 यानी कि -9, 5 -9 यानी कि -4 कूलाम। यानी डब्बा कैसा है? ऋणावेशित। डब्बा कैसा है भाई? आपका ऋणावेशित। समझ में आ गया क्या? इससे मैं को पता नहीं आप क्या समझो क्या नहीं समझो, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आप इससे अब अगला इस वाले कंसेप्ट को कर लोगे, सोडियम वाला और क्लोरीन वाला कंसेप्ट कर लोगे। तो मेरे पास -4 कूलाम आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ यार, मैं कहता हूँ कि इसको तो कर दो पॉजिटिव। अब +4 कूलाम मैंने पॉजिटिव कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि डब्बे की अब क्या प्रकृति है, ये आप निकालो। मेरे से पहले आप निकाल दो। मैं कह रहा हूँ कि 5 कूलाम, -3 कूलाम, 2 कूलाम और -2 कूलाम और 4 कूलाम रखा है, 4 आवेश रखे हैं। तो अब डब्बे की प्रकृति क्या होगी? डब्बे की प्रकृति के लिए मैं क्या करूँगा? 5 -3 -2 +4। ठीक है, तो 5 और 4 तो हो गया मेरे पास 9, -3 और -2 हो गया मेरे पास -5 और ये हो गया मेरे पास 4 कूलाम। यानी कि अब मेरे पास क्या आया? अब मेरे पास आया है पॉजिटिव। अब मेरे पास क्या आया है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए मैं क्या कर दूंगा? अब मैं लिख दूंगा कि 4 कूलाम है ना, तो ये कैसा प्रकृति का है? ये मेरा है धनावेशित प्रकृति का। आया समझ में आया? यानी कि ये सब कमाल मैं कह सकता हूँ कि अब है ना, जो भी चीज़ बनी हुई होती है वो किससे बनी हुई होती है? अणु से। अणु के अंदर क्या क्या होते हैं? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन। यानी अब समझो, तो मैं क्या नहीं कह सकता कि ये सारा कमाल इलेक्ट्रॉन का है ना। प्रोटॉन तो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। देखो प्रोटॉन में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटॉन हिलेगा भी नहीं। दिक्कत आती है इलेक्ट्रॉन में, है ना। हम देखते हैं ना कि साइंस के अंदर क्या करते हैं, जैसे चीज़ों को गर्म करते हैं, ओ भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकल गया घूमना है, इलेक्ट्रॉन गया बाहर घूमना है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, हम और कुछ अलग तरीके से भी हम करते हैं। तो क्या होता है कि बाहर से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन शू इसके अंदर घुस जाता है ना। ऐसा देखते हैं ना हम कि हाँ साहब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, अकेला था, कोई उसके ऊपर बल नहीं लग रहा था, घूमने चला गया। और फिर 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 8वां इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, घूम के आ गया, घूमने का वो घूम रहा था, वो उसके अंदर
घुस गया, होता है ना ऐसा। यानी कि आप जो भी आवेश होता है, या कैसे हम कहें कि किसी भी तरीके से हम आवेश को जब भी पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर कहीं ना कहीं सारे जो खेल है वो आवेशों का है, सारा खेल जो है वो आवेशों का है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनों का, जो भी आवेशों का पूरा खेल है वो इलेक्ट्रॉनों का है, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को मार देता है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन। अगर मैं आवेशों में बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन क्या होगा, ये तो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की घात -19, और प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 की घात -19। तो इसने इसको मारा, यानी कि कितना आ गया 0। तो जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, जब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो एक एक को मार देगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खत्म कर देगा। मैंने बता दिया ना खत्म क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। 5 - 3 2 आएगा। अब 1 - 1 कितना होता है, 1 - 1 कितना होगा 0, 2 - 2 कितना होता है 0, 3 - 3 कितना होता है 0, 1.6 - 1.6 कितना होता है 0। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 भी कितना होगा, कट कट के 0 बन जाएगा, कट कट के कितना बन जाएगा 0, ठीक है। तो अब आ जाओ, अब हम खेलेंगे लेट्स टाइम टू प्ले, ठीक है। लेट्स टाइम टू प्ले विद फिजिक्स, लेट्स टाइम टू प्ले विद फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की लड़ाइयाँ होगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की लड़ाइयाँ होंगी, लड़ रहे हैं यहाँ पर। मैंने पहले जो चित्र बनाया था अभी वही चित्र है, इसके अंदर है 11 तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन और मेरे पास हैं 11 प्रोटॉन, ठीक है। ये मेरे इलेक्ट्रॉन में 11 बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इनके बीच में हो रही है लड़ाई, अब इनके बीच में क्या हो रही है लड़ाई। मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो सोडियम है उस सोडियम के ऊपर आवेश कौन सा है, मेरे को वो आवेश की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब आवेश की प्रकृति ज्ञात करने के लिए देखना, इस इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन को मारा, 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 इस इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी कि मेरा नेट कितना आया, मेरा नेट 0 आया। यानी कि सोडियम अभी किस अवस्था में है, सोडियम अभी उदासीन अवस्था के अंदर है। पहली कंडीशन समझ में आ गई कि सोडियम अभी किस कंडीशन में था, सोडियम अभी उदासीन कंडीशन के अंदर था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसी इलेक्ट्रॉन को मैंने एनर्जी देके बाहर, कोई भी तरीका मेरे को नहीं पता कौन सा तरीका, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को लात मार के निकाल दिया बाहर के, चल निकल निकल, ठीक है। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 10 मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोटॉन कितने हैं मेरे पास, प्रोटॉन तो मेरे पास पहले से ही 11 थे, अभी भी 11 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन को मारा, इस इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन को, 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 इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे खत्म हो चुके हैं, विनर बन चुका है मेरा प्रोटॉन, विनर बन चुका है मेरा प्रोटॉन। और अगर प्रोटॉन मेरा विनर है, यानी कि विनर विनर चिकन डिनर, विनर विनर चिकन डिनर। प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन होता है मेरा पॉजिटिव, यानी कि अब सोडियम कैसा हो चुका है, अब मेरा सोडियम हो चुका है Na पॉजिटिव, अब मेरा सोडियम कैसा हो चुका है Na पॉजिटिव। अब ठीक इसी तरीके से हम क्लोरीन की में भी लड़ाई करवा सकते हैं। तो यानी कि मैं जो पूछ रहा हूँ वो आपको क्या समझ में आया अभी तक। ये फिजिक्स के लिए मैं समझा रहा था कि किसी भी वस्तु को ये मेरा मार्कर है, मैंने इस मार्कर को बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिए, मैंने इस मार्कर को बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दिए। किस तरीके से दिए वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से दिए। जैसे चिंटू ने कैसे दिए थे, चिंटू ने तो क्या किया था, चिंटू ने स्केल से घिसा, तो हो सकता है या तो स्केल से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हों, या फिर हो सकता है कि बालों से इलेक्ट्रॉन स्केल के अंदर घुस गए हों, दोनों में से कोई एक तरीका, ठीक है। तो समझना, क्या समझना कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज़ को इलेक्ट्रॉन दिए और उससे लिए। तो इससे आपको क्या पता चला कि वो उदासीन कब होगा, वो ऋणावेशित कब होगा, वो धनावेशित कब होगा, ये पूरा तरीका आपको समझ में आ गया। तो अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ
क्या चिंटू को पहले सवाल का जवाब मिल गया? हाँ, चिंटू को पहले सवाल का जवाब मिल गया कि हमने क्या देखा था। हमने नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, अभी तक तो चिंटू को ये पता चला है ना कि आवेश नाम की कोई चीज़ होती है। अब मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ कि आवेश, दो अलग अलग आवेश को मैं पास पास में भी ला के रखूँगा। इससे पहले एक क्वेश्चन करवा देता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ रखी है, ये क्वेश्चन लिख लो आप, है ना। ये क्वेश्चन लिखो कि मैंने एक डब्बे के अंदर 4 कूलम, मैं अब इलेक्ट्रॉन में करूँगा, एक डब्बे के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। मैं क्या कह रहा हूँ कि 9 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन, ये एक डब्बे के अंदर मैंने बंद कर रखे हैं, या मैं यूँ कहूँ कि डब्बे के अंदर ये इस तरीके से है। मैंने क्या किया, बाहर से इसको 6 तो दे दिए हैं इलेक्ट्रॉन, 6 तो दे दिए मैंने इसको इलेक्ट्रॉन, और अंदर से 3 मैंने प्रोटॉन बाहर निकाल दिए, 3 मैंने प्रोटॉन बाहर निकाल दिए। बताओ डब्बे की प्रकृति कैसी होगी? बताओ डब्बे की प्रकृति कैसी होगी? मेरे से पहले करने की कोशिश करो, जब तक मैं ये सब कुछ करूँ उससे पहले कर लो। देखना 9 है, 5 है, 6 है, 4 है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बाहर से दिए, 3 प्रोटॉन अंदर से निकाल लिए। तो बताओ अब कितने, अब ये डब्बा कैसा होगा, है ना। देखना 9 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कहा कि आवेश आपस में जुड़ जाते हैं और ये दोनों बराबर होते हैं। तो देखना 9 माइनस का हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस का हो गया, जैसे 6 है तो ये भी माइनस का हो गया, तो -9 -6 +5 -4, नहीं सॉरी देखो, हाँ इलेक्ट्रॉन था तो माइनस का लग गया, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस का लग गया, 5 प्रोटॉन प्लस का हो गया, 4 प्रोटॉन प्लस का हो गया। ये कितने हो रहे हैं मेरे पास, 5 और 4 तो होते हैं 9, -6 -9, इस 9 ने इस -9 को काटा तो मेरे पास कितना हो गया, -6। मेरे पास में कितने हो गए, -6 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, -6 इलेक्ट्रॉन। ये कब की कंडीशन है, ये जब डब्बा पहले ये सारी चीज़ें नहीं दी तब की ये सारी कंडीशन है, ये तब की सारी कंडीशन है। ठीक, तब की ये सारी कंडीशन है। यानी पहले डब्बा कैसा था, पहले मेरा डब्बा था ऋणावेशित, पहले मेरा डब्बा कैसा था, ऋणावेशित। अब मैंने क्या कर दिया कि 6 इलेक्ट्रॉन भी डाल दिए, 3 प्रोटॉन भी डाल दिए, तो मैं नया तरीके से डब्बा बना लूँ। मैं थोड़ा सा बड़ा डब्बा बना रहा हूँ, 9 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भी पहले से थे। मैंने क्या कर दिया यार, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, तो -6 और कर दो। उसके बाद में मैंने क्या कर दिया कि 3 प्रोटॉन अंदर डाल दिए, तो ठीक है, 5 प्रोटॉन पहले से थे, 4 प्रोटॉन भी पहले से थे, और 3 प्रोटॉन मैंने और डाल दिए, 3 प्रोटॉन मैंने और डाल दिए। अब देखना अब क्या हो रहा है, -9 -6 -6 -9 -6 -6 +5 +4 +3। ठीक, नॉर्मल कैलकुलेशन है, जो भी आ रहा है ये नेगेटिव आएगा, तो यानी कि डब्बा ऋणावेशित प्रकृति का है। ये था डब्बे से, डब्बा पहले कैसा था और ये डब्बा बाद में कैसा था। अब हम करेंगे फिजिक्स से प्यार, अब हम करेंगे फिजिक्स से प्यार। ये सारी चीज़ें इतनी स्लो चल रही है तो ये देख के ये मत सोचना कि आगे भी स्लो ही चलेगा, आगे फास्ट हो जाएगा, इतना फास्ट कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये फास्ट हो रहा है। आप खुद कहोगे कि ये अब फास्ट करो, उस टाइम फास्ट कर लेंगे। अभी के लिए सब स्टूडेंट्स के लिए ये 0 लेवल से शुरू कर रहा हूँ मैं। पहला कंसेप्ट जो आता है कि अगर मैं एक धनावेश को और एक ऋणावेश को, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को पास में लाऊं तो क्या होगा, मैं एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव को पास में लाऊं तो क्या होगा, मैं एक नेगेटिव और एक नेगेटिव को पास में लाऊं तो क्या होगा। देखना ये है मेरे पास प्लस का क्यू, मैंने लिखना सिखा दिया ना कि ये क्यू होता है। ये है मेरे पास में माइनस का क्यू, ये है मेरे पास में माइनस का क्यू। हो सकता है ये प्लस का 3 कूलम हो सकता है ये माइनस का 3 कूलम हो। अगर मैं लिखता हूँ कि प्लस का Q1 माइनस का Q2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्लस का Q1 छोटा बड़ा हो सकता है, माइनस का Q2 छोटा बड़ा हो सकता है। इसको मैं तुम्हारे को डायग्राम से समझाऊँ। डायग्राम देखो, एक आवेश है जो कि 3 कूलम का है, एक आवेश है जो कि -3 कूलम का है। एक आवेश तो है 3 कूलम, एक आवेश है माइनस का 3 कूलम। तो 3 कूलम कैसा होगा, देखना इंटरेस्टिंग है। 3 कूलम की साइज़ कितनी होगी, 3 कूलम की साइज़, मान लो ये मेरी 3 कूलम की साइज़ है, तो माइनस के 3 कूलम की साइज़ भी यही होगी।
जितनी साइज प्लस के 3 कूलाम की है उतनी की उतनी साइज माइनस के 3 कूलाम की होगी। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको और छोटा कर दो, इसको और छोटा कर दो, इसको और छोटा क्या कर दो, ये लो इसको ऐसे कर दो, है ना। तो ये क्या हो गया, ये प्लस का 3 कूलाम हो गया, ये माइनस का 3 कूलाम हो गया। दोनों की साइज़ बराबर है, बस अंतर क्या है कि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। अब देखना मैंने क्या बनाया, माइनस का 4 कूलाम बना दिया और प्लस का 6 कूलाम बना दिया। माइनस का 4 कूलाम भी बना दिया और प्लस का 6 कूलाम बना दिया। देखो माइनस का 4 कूलाम जब बनाया यानी कि माइनस का 4 कूलाम ये इतना बड़ा बना, है ना, और प्लस का 6 कूलाम ये इतना बड़ा बन गया। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया यार, इतना भी नहीं बनाना था। ये प्लस का 6 कूलाम, ये मैं इतना बड़ा बड़ा क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को फील कर सको, है ना। ये प्लस का 6 कूलाम है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रोटॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। अब देखना माइनस प्लस से कन्फ्यूज़न मत होना, आकार समझ में आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह माइनस का 6 कूलाम कर देता और यहाँ पर प्लस का 4 कूलाम कर देता तो यहाँ पर क्या होता, 4 कूलाम और ये माइनस का, यानी कि ये माइनस का बड़ा हो सकता है ना। ऐसे नंबर की तरह मत ले लेना इसको कि माइनस तो छोटा होता है प्लस बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, याद रखनी है। अब देखो क्या होता है, कूलाम हो गया, कूलाम के बाद में ये Q1 हो गया, ये माइनस का Q2 हो गया, माइनस का ये मैंने रख रखा है यहाँ पर प्लस का Q1, यहाँ पर मैंने रख रखा है माइनस का Q2। ठीक है, समझना ये क्या होता है, ये होते हैं विपरीत विपरीत। ये क्या है, ये विपरीत विपरीत है ना। ये तो मान लो कि ये तो है एक मेल, है ना, ये तो है एक मेल और ये है एक फीमेल, क्या होगा बता दो। अब तो आपको पता ही है ना कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे या एक दूसरे को धक्का देंगे, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने रख दिया प्लस का Q1, मैंने रख दिया प्लस का Q2, दोनों प्लस प्लस हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, अब ये एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, अब ये एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, बंदर कभी भी दूसरे बंदर को पसंद नहीं करता है, याद रखना। बंदर को पसंद नहीं करता, बंदर बंदरिया को पसंद करता है। ठीक है, बंदरिया से ज़्यादा बंदर को पसंद करेगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब देखो यार कि यहाँ पर रख रखा है मैंने माइनस का 3 कूलाम, यहाँ पर रख रखा है मैंने माइनस का 4 कूलाम, थोड़ा सा बड़ा बनाया है मैंने माइनस का 3 कूलाम माइनस का 4 कूलाम। बताओ इनके बीच में प्यार होगा या इनके बीच में नफरत होगी? इनके बीच में नफरत होगी। इनके बीच में क्या होगी? इनके बीच में नफरत होगी। अगर मैंने इस प्लस को कर दिया प्लस का 4 कूलाम, अब बताओ इनके बीच में प्यार होगी या नफरत होगा? इनके बीच में प्यार होगा। इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में प्यार होगा। ये चीज़ें समझ में आई क्या? ये चीज़ें अब आपको याद रह जाएगी कि विपरीत विपरीत रियल लाइफ का फंडा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, रियल लाइफ में भी तो यही होता है, लड़के को लड़की से प्यार होता है। ठीक है, लड़के को लड़की से प्यार होता है, यानी कि अपोजिट जेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पहली तो मेरे पास में क्या हो गई कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक बल लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक बल लगता है। अब जो भी यहाँ पर प्यार हुआ, यानी कि जो भी यहाँ पर प्यार हुआ, वो प्यार कितना हुआ, वो प्यार कितना हुआ, वो प्यार कैसे होगा? ठीक है, मतलब वो प्यार कितना हुआ पहली चीज़ तो, और वो प्यार कैसे होगा। तो देखो यार, वो प्यार कितना हुआ, मैंने क्या रख रखा है, मैंने यहाँ पर एक रख दिया प्लस का Q, अब यह रख दिया मैंने एक प्लस का Q, ये रख दिया मैंने एक माइनस का Q, ये रख दिया मैंने एक माइनस का Q। ठीक है, अब मेरे पास में स्केल कहाँ गई मेरी? सॉरी, आज मेरे पास स्केल नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, बिना स्केल के काम चला लेंगे यार। प्लस का Q माइनस का Q, मुझे क्या निकालना है कि ये दो, पहले तो ये पता करो कि ये इसको प्यार करेगा या ये इसको नफरत करेगा। पहले तो सिर्फ इतना सा बताओ, ये इसको क्या करेगा? ये इसको कर देगा प्यार। ठीक है, ये इसको कर लेगा प्यार, है ना। आंखें चार हो जाएगी, कुछ कुछ होगा इनको। इसका केंद्र और इसका केंद्र, इसको मिला दो। मैंने मिला दिया, इसका केंद्र को भी मिला दिया और इसके केंद्र को भी मिला दिया। अब बताओ, अब मेरे पास में क्या करना है कि ये प्लस Q इस माइनस Q को खींचेगा ना, तो इस माइनस Q पे इधर की तरफ बल लगेगा, इधर, ये इधर जाएगा, ना कि, है ना, मतलब मैं रास्ता बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे घूम के इधर आएगा या ऐसे घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे घूम के इधर आएगा, ऐसे घूम के इधर आएगा, नहीं, ये ऐसा है, इसका रास्ता ये है, ये इसका पाथ है ना। नेशनल हाईवे पे चलेगा, ये गांवों में नहीं जाएगा, बाईपास।
ठीक है, कम से कम दूरी तय करना चाहता है ये, अधिक दूरियां इसको पसंद नहीं, जितना जल्दी मिल जाए, ठीक है। याद पिया की आ रही है इसको, जितना जल्दी मिले ना, जितना जल्दी, जल्दी कैसे, इसी रास्ते से तो जल्दी मिलेगा ये उससे। अब देखना माइनस है, इधर भी माइनस है, ये है इनका केंद्र, ये इनका केंद्र, ठीक, ये मैंने मिला दिया इसका केंद्र। अब बताओ कि माइनस माइनस किधर की तरफ धक्का देंगे, ये वाला किधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा कि जितनी जल्दी निकलना है उतना जल्दी निकल। ऐसे तो ये देखो, ये थोड़ा पास में है, ये पास में है ना, ये पास है, ये पास है, लेकिन यहाँ से ये देखो, ये ऐसे फटाफट चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी आंखें इसको नहीं पसंद कि ये मेरे पास रहे, जल्दी, जितना जल्दी निकालना चाहे, जितना जल्दी ये जाएगा उतना ही ज़्यादा इसको मज़ा आएगा, है ना, कि हाँ चलो ठीक है वो चला गया। तो अब पता चला ना कि बल कैसे लगता है, बल इधर भी लगता है, ऐसे लगता है। अब देखना कि यहाँ पर जो बल लग रहा है उसको कूलाम ने खोजा था, यहाँ पर जो बल लग रहा है उसको कूलाम ने खोजा था। तो कूलाम साहब ने क्या किया था कि कूलाम साहब ने, ये कूलाम है अपने, कूलाम ने क्या कहा था कि यहाँ पर एक बल लग रहा है, मैं कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ। बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? बल एक सदिश राशि है ना। ये चीज़ें बाद में काम आएगी। कूलाम ने क्या कहा था कि एक तो मैंने रख रखा है 2 कूलाम यहाँ पर, एक मैंने रख रखा है 6 कूलाम यहाँ पर, ठीक है, 6 कूलाम थोड़ा बड़ा बनेगा, 2 कूलाम भी रख रखा है मैंने, 6 कूलाम भी रख रखा है मैंने। अब कूलाम ने खोजा था कि ये कितने ये दोनों एक दूसरे को प्यार करेंगे या नफरत करेंगे, पहले ये बताओ। ये दोनों एक दूसरे को नफरत करेंगे, है ना, ये दोनों एक दूसरे से नफरत करेंगे। तो ये और ये इधर, ये लाइन मिली, ये इधर, इसने उसको उधर की तरफ धक्का दे दिया, उसने इसको इधर की तरफ धक्का दे दिया, ठीक है, और इसने इधर की तरफ धक्का दे दिया। तो कितनी नफरत कितनी हुई, है ना, कितनी नफरत हुई। कूलाम ने क्या कहा था कि ये 6 कूलाम 2 कूलाम, जितने ज़्यादा मतलब इनका गुणा कर दो, 6 कूलाम इंटू 2 कूलाम, है ना। वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या कर दिया, एक 3 कूलाम रख दिया, इधर रख दिया मैंने एक 4 कूलाम, है ना। तो 3 इंटू 4, अब देखना मैंने क्या करा, एक तो रख दिया 1 कूलाम और एक रख दिया 12 कूलाम, है ना। 12 कूलाम थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, 1 कूलाम बहुत छोटा होगा। तो अब देखना इसका गुणा कितना होता है, 1 इंटू 12, है ना। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 6 दूनी 12, है ना। तो इन सब के बीच में लगने वाला जो भी बल होगा वो इन दोनों के गुणा, ये आवेश है ना, Q1 और Q2, Q1 और Q2, Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा। अगर यहाँ पर 6 कूलाम होता तो ये कितना हो जाता, 18 कूलाम हो जाता। ये कितना हो जाता, 18 कूलाम। तो यहाँ पर बल सबसे अधिक लगता कब उसकी भी एक कंडीशन है। लेकिन मान लो कि ये सभी 1-1 मीटर की दूरी पर थे, ये सभी 1-1 मीटर की दूरी पर थे, ये भी 1 मीटर की दूरी पर था, ये भी 1 मीटर की दूरी पर था। तो सबसे ज़्यादा धक्का किसको लगा, सबसे ज़्यादा धक्का इसको लगा। इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा नफरत हुई। तो यानी कि F जो होता है वो समानुपाती होता है Q1 और Q2 के गुणनफल के। F समानुपाती होता है Q1 और Q2 के गुणनफल के। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ये आपको लिखनी है भाई, ये लिखने की चीज़ है, लिखते जाना। अब देखना मैंने क्या किया कि ये जो दूरी है इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये 1 मीटर दूर है, अब है ना ये दूरी मैंने कर दी 2 मीटर। तो इनके बीच में कम धक्का लगेगा, इनके बीच में कम धक्का लगेगा, है ना। कैसे बताऊँ मैं आपको, चुंबक देखिए, चुंबक से खेल है। जब चुंबक बहुत ज़्यादा पास में लेकर आ जाते हो, अब नॉर्थ साउथ होता है, अब विपरीत खेलो, नॉर्थ खेलो। तो अब नॉर्थ को आप पास में लेके आते हो, एक बड़ी चुंबक एक छोटी चुंबक रखना। नॉर्थ को पास में लेके आओगे तो वो पास में नहीं आएगी, आप इनको बिल्कुल पास में से चिपका दो। वैसे चिपकती तो है ही नहीं है ये, आप चाहो तो चिपका सकते हो, है ना। अगर चुंबक छोटी है और आपके पास में बहुत ज़्यादा ताकत है तो आप इसको चिपका सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो कि उसको ऐसे चिपका दिया, उसको ऐसे चिपका दिया, ठीक है। और फिर आपने उसको छोड़ा तो वो बहुत ही तेज़ धक्के के साथ में निकल जाएगा, बहुत तेज़ धक्के के साथ में। लेकिन अगर वो थोड़ा दूर है तो वो धीरे से खिसकेगी, है ना। चुंबक है ये पास में तो ऐसे तेज, ये ऐसे है, ये बड़ी है, ये छोटी है, तो ये ऐसे धीरे से खिसकेगी, है ना, ऐसे धीरे से, ठीक है। और ज़्यादा पास में रखोगे थोड़ा सा तेज़ खिसकेगी। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ऐसे, ठीक है, तेज धीरे, इतनी दूर रखी ये ऐसे खिसकी, है ना। समझ रहे हो, यानी कि दूरी बढ़ रही है तो दूरी बढ़ने के साथ में बल का मान घट रहा है। तो कूलाम ने क्या कहा था
F1/r²। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। गुलाम ने क्या कहा कि Q1 और Q2 के तो समानुपाती होता है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं पढ़ के आए तो मैं बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण में भी जो बल लगता है ना, वो क्या होता है, M और M के तो होता है समानुपाती और r² क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, ये करके आयो है ना। ये किसका नियम, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है। ये ये सूरज है, सूरज का m है, ये धरती है, धरती स्मॉल m की है, तो इनके बीच में अगर दूरी r है तो ये कितना बल लगता था, Gm(m)/r²। यही तो होता था, वही यहाँ पर भी होगा, है ना। तो देखना F, ये LHS RHS है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैंने क्या लिखा, F समानुपाती Q1 Q2/r², Q1 Q2/r², F समानुपाती Q1 Q2/r², ठीक है। मैंने जो, हाँ ठीक है, गुलाम का नियम चल रहा है, F समानुपाती Q1 Q2r²। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया कि इस F समानुपाती Q1 Q2r² समानुपाती को हटा के मैं K कांस्टेंट लगा दिया, समानुपाती को हटा के K कांस्टेंट लगा दिया, है ना। समानुपाती को हटा के मैंने क्या किया, K कांस्टेंट लगा दिया। ये K क्या है, ये समानुपाती स्थिरांक है। गुलाम के नियम के अंदर ये समानुपाती का स्थिरांक आया। इस K को मैं कहता हूँ 9 × 10⁹ या 1/4 πε0। 9 × 10⁹ या फिर 1/4 πε0। अगर अब मैं वापस थोड़ा सा पीछे चलूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आवेश को और मेरे को फैलाना था लेकिन मैं भूल गया। अपन कर लेंगे, ठीक है, अपन कर लेंगे। अभी देखो, ये इसका मान है ना, ये तो याद रखने की चीज़ है, 9 × 10⁹। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये पूरा लिख लो आप, ये आपको लिखना है ना। डेरिवेशन है ये, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका ये होता है भाई कि अगर निर्वात में, अब मैं आपको एक और चीज़ फील कराता हूँ, एक और चीज़ क्या फील करा रहा हूँ मैं, कि आप हवा के अंदर हाथ को ऐसे घुमा रहे हो, आप हवा के अंदर हाथ को ऐसे घुमा रहे हो, है ना। आप पानी के अंदर भी हाथ को उसी स्पीड से घुमाते हो, लेकिन क्या आपका हाथ उसी स्पीड से पानी के अंदर ऐसे जाता है? क्या आपका हाथ उसी स्पीड से पानी के अंदर ऐसे जाता है? नहीं। अगर आपने हवा में घुमाया इस स्पीड से, पानी के अंदर वो ऐसे ही घूमता है। हवा में तो ऐसे घूम गया, पानी के अंदर ऐसे ही घूमा। क्यों घूमा? ये इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि भाई पानी आपको परमिशन नहीं दे रहा। पानी क्या नहीं कर रहा, आपको परमिशन नहीं दे रहा। अब आप क्या करोगे, बजरी के अंदर, अब बजरी की एक छोटी छोटी परत रखना और फिर बजरी के अंदर उसको ऐसे ऐसे इतना ही धक्का देना, आपका हाथ बीच में कहीं अटक जाएगा। यानी बजरी ने परमिशन नहीं दी, बजरी ने परमिशन ही नहीं दी आपको, बजरी ने आपको परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बजरी ने आपको परमिशन ही नहीं दी। तो वैसे ही हवा आपको सबसे ज़्यादा परमिशन देती है, हवा आपको सबसे ज़्यादा परमिशन देती है, ठीक है। ये समझ रहे हो आप, ये क्या है, ये माध्यम बता रहा हूँ मैं कि गुलाम का नियम अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरीके से लगता है। तो इसी तरीके से बजरी ने आपको परमिशन नहीं दी, पानी ने आपको परमिशन कम दी थोड़ी, और हवा ने आपको फुल परमिशन दे रखी है। हवा में आप सबसे तेज घुमा सकते हो। अगर यहाँ पर हवा भी नहीं होती, यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल भी नहीं होते, तो आपको और ज़्यादा परमिशन मिल जाती है ना। तो ये सब क्या होती है, परमिशन। और परमिशन से एक वर्ड आता है परमिटिविटी, परमिशन से एक वर्ड आता है परमिटिविटी। तो ये क्या है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, देखो यार, ये जो एप्सिलॉन नॉट है बंधुओं, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट आपकी है परमिटिविटी। इस एप्सिलॉन नॉट को आप क्या कहते हो, परमिटिविटी, यानी कि विद्युतशीलता। इसको आप क्या कहते हो, विद्युतशीलता। लिखते जाओ यार, मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ अभी, मैं ओवरव्यू में ज़्यादा लिखूंगा ना, मैं कम बता पाऊंगा, अभी मेरे को बताने दो बस। तो ये होती है आपकी विद्युतशीलता। ये क्या होती है, आपकी विद्युतशीलता, ठीक है। विद्युतशीलता अगर एप्सिलॉन नॉट पानी में है तो मीडियम के अंदर, इसको मीडियम के अंदर जो होती है उसको हम एप्सिलॉन मीडियम क्या होता है, माध्यम। जैसे पानी एक माध्यम है, बजरी एक माध्यम थी, हवा एक माध्यम था, तो वैसा ही पानी के अंदर लिखना है तो एप्सिलॉन वाटर कर दो, एप्सिलॉन फॉर वाटर कर दो, है ना। और दूसरी जगह लिखना है तो उसको कर दो एप्सिलॉन फॉर बजरी, तो बजरी यानी सोइल, मिट्टी होती है, तो एप्सिलॉन फॉर सोइल। स्पेस के लिए करना है तो एप्सिलॉन नॉट होती है ना। अब ये एप्सिलॉन नॉट कितना होता है,
एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट आपका होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की घात माइनस का 12, 8.85 इंटू 10 की घात माइनस का 12 आ रहा है क्या समझ में? 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12, ये पूरी चीज़ आपको करनी है, ये पूरी चीज़ आपको करनी है, ये याद रखने की चीज़ है। एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक अभी मत उलझो, मात्रक में मैं आपको बता दूंगा, मात्रक में अभी मत उलझो। अभी तक तो सिर्फ आप ये देखो कि एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12 होता है। के कितना होता है? 9 इंटू 10 की घात 9, इसको ही हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। जब आप ये मान रखोगे ना, यहाँ पर 22/7 रखोगे और ये मान रखोगे, तो ये 9 इंटू 10 की घात 9 आ जाएगा। एग्जाम में नहीं पूछता कि इसको करके बताओ, नहीं ऐसा नहीं पूछता, एग्जाम डायरेक्टली आपको ये सारी चीज़ें पूछता है। तो ये इसको आप कैसे लिखते हो? अब देखो डेरिवेशन, बोर्ड कैसे डेरिवेशन मांगता है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि बोर्ड कैसे डेरिवेशन मांगता है। आप कैसे लिखोगे कि भैया निर्वात के अंदर हमने 2 आवेश r दूरी पर रखे हैं, हमने 2 आवेश r दूरी पर रखे हैं, ठीक है। हमने 2 आवेश कितनी दूरी पर रख दिए? r दूरी के ऊपर, हमने 2 आवेश r दूरी के ऊपर रख रखे हैं। तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि निर्वात के अंदर अगर आपने 2 आवेश r दूरी के ऊपर रख रखे हैं जो कि Q1 तथा Q2 है, तो उनके बीच में लगने वाला बल कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा फिर ये लाइन लिख देना समीकरण 1। फिर क्या लिखते हैं हम? फिर हम लिखते हैं तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम कह सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, फिर F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K बराबर 9 इंटू 10 की घात 9, जहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की घात माइनस 12। अगर कूलाम का नियम आपको 2 नंबर के अंदर पूछता है तो आपको ये इतना सब कुछ लिखना होता है और आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, मैं अभी आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था कि कूलाम का नियम, ऐसे जब आप बजरी के अंदर हाथ नहीं जा रहा, उसको हम कैसे लिखते हैं देखना, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता थी, एप्सिलॉन m यानी माध्यम की विद्युतशीलता, क्या है ये है माध्यम की विद्युतशीलता। मैं क्या कहता हूँ यार, मैं ये कह रहा हूँ कि ये माध्यम की विद्युतशीलता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये माध्यम की विद्युतशीलता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने बल लगाया है तो वहाँ पर जो सूत्र है वो चेंज हो जाता है, वहाँ पर क्या होता है ना, फिर वहाँ पर सूत्र से पहले मैं बस इतना सा बता दूं कि एक नई टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन r। एक नई टर्म आती है जिसको हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन r। ये एप्सिलॉन r क्या होता है? ये एप्सिलॉन r होता है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये एप्सिलॉन r आपका क्या, एप्सिलॉन r क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। इसको क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक तो ठीक है, मैंने ये तो मान लिया कि हाँ ये परावैद्युतांक है। ये कितना होता है? ये परावैद्युतांक कितना होता है? परावैद्युतांक होता है आपका F नॉट अपॉन FM। F नॉट अपॉन FM क्या है? F नॉट क्या है आपका? F नॉट है आपका स्पेस के अंदर लगने वाला बल, है ना, स्पेस के अंदर लगने वाला बल और मीडियम में लगने वाले बल का अनुपात, है ना। देखो बताता हूँ, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने क्या करा, 2 कूलाम लिया, 3 कूलाम लिया, दोनों को 12 गुलाम ले रहा हूँ मैं। चले यार सही है ना, 2 गुलाम और 3 गुलाम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने रख दिया 2 मीटर की दूरी पर। इसको मैंने क्या कर दिया, 2 मीटर की दूरी के ऊपर रख रखा है ना। दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है। ये दोनों प्लस के ही हैं, दोनों प्लस के ही है। ये तो पता है ना, प्लस माइनस होता तो प्यार होता है और प्लस प्लस होता तो नफरत होती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये प्लस का 2 गुलाम, ये प्लस का 3 गुलाम है, तो इसके बीच में लगने वाला बल कितना होगा स्पेस के अंदर। इसके बीच में लगने वाला बल कितना होगा स्पेस के अंदर, वो कैसे निकाल रहा हूँ मैं, वो मैं कुछ इस तरीके से निकालूंगा कि देखना, F नॉट है ना, ये
के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रख लेना। के को मैं एज इट रख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। के बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q1 Q2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, दूरी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, है ना। काट दो, ये कितना हो रहा है, ये तो हो रहा है आपका 2 तिया 6 और ये कितना हो रहा है 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 इंटू के, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3/2। अब ये 3/2 कितना होता है, 3/2 होता है आपका 2 3 1.5, ये कितना हो जाता है आपका 1.5, है ना। तो एफ नॉट कितना लगा 1.5 के, 1.5 के। अब देखना एफ एम कितना होता है, एफ एम मैं कह रहा हूं कि अब मैंने इसको जल के अंदर रख दिया, अब मैंने इसको किस में रख दिया, जल के अंदर रख दिया। अब मैंने इसको जल में रख दिया तो जल के अंदर यार ऑब्वियस सी बात है कि ये और ज़्यादा कम होगा, ये बल और ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर मेरा के इसके लिए कुछ और होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है कि मीडियम में निकालना है ना, तो एप्सिलॉन भी मीडियम के लिए होगा, तो एप्सिलॉन भी मीडियम के लिए होगा। देखना ये जो सूत्र है, इस सूत्र को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। जब मैं इस सूत्र को आगे बढ़ाता हूँ तो इसमें अपोजिट हो जाता है, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है ना। अभी याद रखो, ओवरव्यू है ना, तो याद रखो कि ये भी होता है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ अभी। एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन मीडियम यहाँ पर है तो एप्सिलॉन मीडियम ये हो जाएगा, तो ये इसका गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखना यार, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम यानी कि एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक आया क्या समझ में, यानी कि पहले तो ये एप्सिलॉन नॉट था यहाँ पर, अब यहाँ पर जो भी बल होगा उसमें नीचे एप्सिलॉन आर और आ गया, और किसी के भी भाग में कुछ आ जाता है, भाग में, तो वो चीज़ और कम हो जाती है। तो पहले तो फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लग रहा था 1.5, और अब यहाँ पर हो सकता है उससे भी कम हो जाए, है ना। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा मान आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कम आएगा, यानी कि ये जो एफ नॉट है और ये जो हमने निकाला, ये एफ नॉट इससे बड़ा है, ये एफ नॉट इससे बड़ा है। तो मैं क्या कहूँ कि एफ नॉट इज़ ग्रेटर देन 2FM, है ना। यही तो मेरे को चाहिए था और यही तो मैंने प्रूफ किया है अभी कि एफ नॉट इज़ ग्रेटर देन 2FM। मैं यही तो बता रहा हूँ कि हवा के अंदर तो आप इतना तेज़ घुमा सकते हो, लेकिन पानी के अंदर आप इस तरीके से ही घुमाओगे। ठीक है, आया समझ में। ये क्या लिख रहा था मैं, ये आप याद रखोगे, आपने नाम सुन रखा है रैम और रोम, तो उसके अंदर आपको पता है रीड ओनली मेमोरी नाम की एक चीज़ होती है जिसको आप कहते हो रैम, नहीं सॉरी रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी है ना, तो रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है। अब देखो एप्सिलॉन एम अपॉन नहीं सॉरी एफ नॉट अपॉन एफ एम है ना, तो एफ नॉट कितना होता है, एफ नॉट कितना होता है, एफ नॉट आपका होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वहीं पर एफ एम कितना होगा मेरा, के प्राइम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के प्राइम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। एफ नॉट अपॉन एफ एम मैं क्या कर रहा हूँ, एफ नॉट अपॉन एफ एम है तो मेरे को दोनों का भाग चाहिए, मैंने कर दिया दोनों का भाग। Q1 Q2 से Q1 Q2 कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यानी कि क्या हो गया ये के अपॉन के प्राइम, ये क्या हो गया मेरा के अपॉन के प्राइम। तो एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर के अपॉन के प्राइम। इसको देखना, के अपॉन के प्राइम का मतलब क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। देखना 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये एप्सिलॉन मीडियम ऐसे घूम के ऊपर चला जाएगा, तो देखो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। यही तो मेरा यहाँ पर आया है कि एफ नॉट अपॉन एफ एम को जब आप करते हो तो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने निकाल दिया था पहले ही, है ना, ये मैंने पहले ही निकाल दिया था। चीज़ों को फील कैसे करोगे, मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा अगले लेक्चर के अंदर, मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर ग्राफ बनाना सिखाऊंगा चीज़ों का। अगले लेक्चर में अब मैं आपको सिखाऊंगा क्या कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। फिर मैं वीमा भी सिखाता आपको, लेकिन अभी मैं वीमा नहीं सिखा रहा। वीमा क्यों नहीं सिखा रहा, उसके पीछे रीज़न भी है यार, वीमा नहीं सिखाने के पीछे रीज़न है। अभी मैं आपको कूलाम के नियम पे ही इस वीडियो को एंड करने वाला हूँ। कूलाम के नियम के बाद का जो भी पार्ट है जिसको मैं विद्युत क्षेत्र, मैं कूलाम के नियम पे मेरे को
आपको पता चल गया ना कि परमिशन दी थी, तो परमिशन कितनी मिली थी, ये आपको पता चल गया कि परमिशन कौन किसको कितनी दे रहा है ना, परमिशन पता चल गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को अभी कर रहा हूँ एंड, ठीक है, क्योंकि वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी। एंड ओवरव्यू ये फर्स्ट पार्टी है, इसका मैं जो सेकेंड टाइम आ रहा हूँ, ठीक है, ये कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी, देखते रहो। जो नहीं समझ में आया कमेंट के अंदर डालो। अब मैं इसके आगे आपको है ना आगे क्या क्या बताने वाला हूँ, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है, डाइपोल क्या होता है और डाइपोल की दिशा क्या होती है। अगला वीडियो छोटा होगा और जो तीसरा वीडियो होगा, तीसरा मेरा मोस्टली वो ओवरव्यू 2 होगा, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि भाई ग्राफ कैसे बनाते हैं, दूरी का ग्राफ है ना, समय का ग्राफ, ये सब कैसे बनाते हैं, ठीक है। बोर्ड के अंदर पूछा जाता है दूरी का समय का ग्राफ। और भी मेरे कुछ चीज़ें बची हुई है, मेरे को है ना क्यू के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, ये भी मेरा बचा हुआ है, तो ये सब मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट ओवरव्यू के अंदर कंप्लीट करने वाला हूँ। अभी के लिए मैंने जो बताया उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया कि अगर विपरीत विपरीत होंगे तो होगा अगर सेम सेम है तब तो हो गया नफरत, और अगर विपरीत है तब हो गया प्यार। अब प्यार कैसे होगा, उस लाइन के अनुदिश, ये एक गुलाम ये एक गुलाम है ना, दोनों के बीच की रेखा को मिलाओ और या तो इधर धक्का देगा या इधर धक्का, इधर की तरफ खींचेगा, है ना, ये हो गया उसकी दिशा, ये हो गई उसकी दिशा। अब प्यार कितना होता है, प्यार होता है KQ1 Q2 अपॉन में R², KQ1 Q2 अपॉन में R²। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही बल कम होता जाता है, जितनी दूरी बढ़ती जाती है उतना ही बल कम होता जाता है। ये चीज़ आपको फील हो गई क्या कि जितनी दूरी बढ़ रही है उतनी आपका बल कम होता जाता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, है ना। उसके बाद में मैं आपको कूलाम का भी मात्रक अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्फेरिकल फिजिक्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और आ जाओ यार, नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ।